Hello, welcome back to Zen Study. So recently, Honorable Prime Minister is visiting Ukraine and Poland. तो हम लोग इस रीजन को ओवरऑल देखेंगे और कैसे इंडिया इस रीजन को री एंगेज कर रहा है, या मे बी ऐसा कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट है इंडिया का विद द कंट्रीज इन दिस रीजन. तो हेडलाइन ये है कि यूरोप पुश इंडियाज एजेंसी वाई मोदी विजिट टू कीव इज सिग्निफिकेंट. तो हम लोग देखेंगे कि पहले इस रीजन के बारे में जानते हैं और कैसे इस रीजन में ये सारे प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के लिए और इंडिया के एंगेजमेंट या इंडिया का रोल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे. तो पहला तो ये फैक्ट है कि दीज कंट्री आर सोवियत एरा स्टेट्स बोथ यूक्रेन एंड पोलैंड. जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था तो नेटो की तरह नेटो का एक नेमेसिस ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, वार्सो पैक्ट. तो इट वॉज ए मिलिट्री अलायंस तो विथ अमंगस्ट ऑल सोवियत ब्लॉक कंट्रीज या फिर सोवियत सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप. तो इस एरा में इंडिया हैज़ अ ग्रेट लेवल ऑफ इंगेजमेंट विद दीज कंट्रीज, स्पेशली यूक्रेन. तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स गए थे जब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट करता था. उसके बाद देयर वर ग्रेट टाइज बिटवीन दीज कंट्रीज ड्यूरिंग सोवियत एरा. 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व होता है और उसी समय इंडिया का भी इकोनॉमिक रिफॉर्म और इंडिया भी इकोनॉमिक रिफॉर्म के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुका होता है. तो दीज कंट्रीज वेयर नॉट पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक आफ्टर 1991. तो उनका भी इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिक रिसर्जेंस हो रहा था और पूरा उनका इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हो रहा था फ्रॉम सोशलिस्ट कंट्रीज टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज या फिर फ्रॉम अ क्लोज्ड इकोनॉमी टू एन ओपन इकोनॉमी. तो इंडिया भी उसी प्रोसेस का पार्ट था. तो दीज कंट्रीज वेयर individually engaging with the West. European countries, Central European countries was engaging with their Western European partners and the US. India was also engaging with these countries post the fall of Soviet Union. क्योंकि 1991 के बाद दुनिया का इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज होता है, ग्लोबलाइजेशन का पुश मिलता है और इंडिया का भी सिक्योरिटी चैलेंज चेंज होता है आफ्टर 1990s बिकॉज इंडिया वॉज अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान. और उसको इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए देयर वाज ऑलवेज सोवियत यूनियन टू एड डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एंड मिलिटरीली. तो हमारे बहुत सारे वेपन्स सोवियत यूनियन से आते थे. तो 1991 के बाद सोवियत यूनियन डिसोल्यूशन के बाद रशिया वाज नॉट इन अ स्टेट टू प्रोवाइड अस वेपन्स एंड आर्मामेंट. तो हमें पॉलिटिकल री एंगेजमेंट करना पड़ा टुवर्ड्स द वेस्ट टू लोअर द प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम दीज टू कंट्रीज बिकॉज दीज टू कंट्रीज वेर एक्टिवली बैक्ड बाई द वेस्ट. तो इंडिया का री एंगेजमेंट, पॉलिटिकल री एंगेजमेंट और इकोनॉमिक री एंगेजमेंट के साथ दुनिया में इंडिया का एंगेजमेंट मोस्टली वेस्टर्न पावर से हो गया और साइमल्टेनियसली ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज वेर ऑल्सो एंगेजिंग विद द यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड द यूएस. तो ये दोनों यूरोप से और यूएस से एंगेज कर रहे थे बट आपस में एंगेजमेंट नहीं था इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज का. तो इंडिया एंगेज विद द वेस्ट एंड यूरोपियंस टू बट इंडिया और सेंट्रल यूरोप इसमें एंगेज नहीं हो रहा था. तब हम लोग देखते हैं कि कैसे यूक्रेन वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेवल आर्मामेंट. तो ये एक मैप है जहाँ पे सोवियत यूनियन के ये सोवियत यूनियन का मैप है जिसमें यूक्रेन का पोजीशन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे. तो अगर आप ये देखेंगे तो रशिया का जो मेजर नेवल बेसिस था, इंपॉर्टेंट नेवल बेसिस और जो नेवल इंडस्ट्री था वो ब्लैक सी के रीजन में था. तो ब्लैक सी का जो रीजन था यहाँ पे ही सारे न्यूक्लियर आर्मामेंट, नेवल टेक्नोलॉजी रशिया का ब्लैक सी के सिटीज़ में और वहीं पे उनका सारा नो हाउ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता था और सारा मैन्युफैक्चरिंग नेवल आर्मामेंट के लिए ब्लैक सी के रीजन में होता था. तो जब यूक्रेन सोवियत यूनियन का फॉल हुआ, सोवियत यूनियन टूट गया, यूक्रेन के क्रिएशन के बाद इंडिया का नेवल आर्मामेंट अब रशिया से नहीं आके यूक्रेन से आने लगा बिकॉज यूक्रेन हैड ऑल द नेवल आर्मामेंट फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन. तो सोवियत एरा का जो सोवियत आर्सनल था इंडिया के पास, इट वाज मोस्टली ट्रांसफर्ड टू यूक्रेन आफ्टर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन. इसीलिए इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद, इनफैक्ट 1991 के बाद भी हम लोगों का बहुत सारे नेवल आर्मामेंट यूक्रेन से ही आता था. अब हम लोग यूक्रेन का और पोलैंड का एक सिग्निफिकेंट पढ़े कि कैसे दे वर इंगेजिंग अमंगस्ट द वेस्टर्न पावर्स, नॉट स्पेसिफिकली यूक्रेन. यूक्रेन वाज इंगेजिंग विद रशिया बट पोलैंड वाज
तो अब हम लोग देखेंगे कि पोलैंड का इसमें क्या रोल है, पोलैंड कैसे एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन रहा है इन द कॉन्टिनेंट, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया का उसके एंगेजमेंट से एक नया डोर स्टेप खुलेगा इंडिया का इन द सेंट्रल यूरोपियन रीजन। तो स्टैचर ऑफ पोलैंड इज इंक्रीजिंग इन EU, तो इट इज़ अ मेजर यूरोपियन एंगेजमेंट जो इंडिया का है वो मोस्टली फ्रांस का है, फ्रांस के साथ है, जर्मनी के साथ है, UK के साथ है और इटली के साथ भी है, बट वो कम है। इन सब के बाद जो सबसे प्रोमिनेंट पावर आता है इकोनॉमिक टर्म्स में वो है पोलैंड, एंड इट हैज़ अ मिलिट्री माइट बिकॉज हिस्टोरिकली it has been invaded by both Germany and Russia simultaneously, and Poland have very great military structure और military advancement उनका बहुत needed था बहुत दिनों से, हमेशा से हिस्टोरिकली भी, और नेटो ज्वाइन करने के बाद it has enhanced its military powers by a huge manifold. तो eventually it has gained these technological know-how. तो इंडिया के इंगेजमेंट हो सकता है मिलिट्री नो हाउ में, इंडिया इंडिजिनाइजेशन के लिए बहुत पुश कर रहा है और एक्टिव फॉरेन प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करना चाह रहा है फॉर दिस पुश फॉर आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन आता है कि इफ इंडिया इज एंगेजिंग विथ दीज सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन एंड पोलैंड, रशिया क्या हार्म हो सकता है इससे, या रशिया हमारे रिलेशन में कुछ चेंज आ सकता है? रशिया इज़ अ मिडिल पावर राइट नाउ, और कभी सुपर पावर हुआ करता था, तो इट इज़ इन द स्टेटस ऑफ मिडिल पावर। तो रशिया नीड्स आवर एंगेजमेंट, आवर्स एंड चाइनास। तो इंडिया कुछ भी अपना रिलेशन किसी और से बढ़ाए, रशिया नीड्स इंडियन एंगेजमेंट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल रीजंस, और इसके चलते वो इंडिया अगर कोई भी रिलेशन बढ़ाता है इन दीज कंट्रीज, अमंग्स दीज कंट्रीज जो कि रशिया के नेमेसिस रहे हैं या नेबर्स रहे हैं, दोनों बात साइमल्टेनियसली सही है, तो रशिया वोंट बी क्रिएट एनी प्रॉब्लम बिकॉज रशिया नीड्स अस, और हम लोगों का रिलेशनशिप इट गोज बियॉन्ड दीज क्विड प्रो को कि अगर हम इससे रखेंगे कैश 22 सिचुएशन है कि इफ़ यू कांट हैव दिस यू कांट हैव दिस। इंडिया और रशिया में वैसा रिलेशनशिप नहीं है, तो इवेंचुअली दीज रिलेशनशिप कुड गो ऑन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज without being impacted by the India-Russia relationship. और हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू प्ले एन एक्टिव रोल इन रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ये वॉर, रशिया यूक्रेन का वॉर, इट इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 years। तो इंडिया के पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, इट हैज़ वेरी गुड रिलेशन विथ रशिया एंड दीज कंट्रीज हु आर एंगेजिंग अगेंस्ट रशिया। तो इंडिया हैज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ रोल इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया के लिए भी इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट से इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंडिया कुड एक्सेस द फ्यूल मार्केट ऑफ रशिया, फ्यूल रिजर्व्स ऑफ रशिया, और जो ग्लोबल प्राइस राइज है उसको भी इंडिया अपने पार्टिसिपेशन से कंट्रोल करेगा। तो इंडिया वुड बी एडिंग द इम्प्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ ग्लोबल साउथ। और पोस्ट जब ये वॉर ख़त्म हो जाएगा तो इंडिया का री इंगेजमेंट होगा इस रीजन में, बिकॉज पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ दिस रीजन विल चेंज आफ्टर दिस वॉर। तो इंडिया विल बी एंगेजिंग इन दिस रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप एंड इम्प्रूवमेंट, ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन द टाइज विथ पोलैंड, यूक्रेन, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, नेवल आर्मामेंट। तो इट विल एनहांस द engagement of India in this region. पोलैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर में. इट इज़ प्रोवाइडिंग द आर्मामेंट फॉर यूक्रेन टू फाइट अगेंस्ट द रशियंस. पोस्ट वॉर यूक्रेन एंड रशिया में इंडिया का बेनिफिट है कि एग्रीकल्चर री इंगेजमेंट होगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ से नहीं आ पा रहा है वर्ल्ड मार्केट में और स्पेसिफिकली इंडिया में, तो वहाँ री इंगेजमेंट होगा. और उसके बाद डिफेंस टेक रिवाइवल, जो कि वॉर के चलते यूक्रेन इज़ नॉट एबल टू सप्लाई एस नेवल आर्मामेंट. It could, after the cessation of these hostilities, these naval armament supplies could revive. And क्योंकि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में अपना नेवल माइट दिखाना है टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट अगेंस्ट चाइना, तो नेवल आर्मामेंट यूक्रेन से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. और इंडिया का इकोनॉमिक रिलेशन इस रीजन में बहुत कम है, बिकॉज एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और सेंट्रल यूरोप इज़ ऑलमोस्ट लैंडलॉक्ड फॉर इंडिया, बिकॉज ऊपर आर्टिक सी है एंड इंडिया कांट डू डायरेक्ट ट्रेड विद दिस रीजन.
सो इट हैज़ टू इंगेज इन सम अदर वे. तो अगर ये वॉर जब भी ख़त्म होगा तो इकोनॉमिक री इंगेजमेंट विद दीज प्लेयर्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तो ओवरऑल ये एक नया रीजन है. फॉर कंक्लूजन वी शुड नो कि ये एक नया रीजन है फॉर इंडियाज एंगेजमेंट इन दीज कंट्रीज, और इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, cultural, people to people relation has immense potential for benefit of India's rise onto global stage. That will be all. Thank you very much.